जीएसटी वालों के लिए बहुत बड़ा तोहफा मोदी जी की तरफ से 79th इंडिपेंडेंस डे पर। आज मैं जो जीएसटी तोहफा मिलने वाला है दिवाली पे, सितंबर में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, पूरा आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि किस तरीके से आम आदमी को इससे कितना फायदा होने वाला है। और आज तक पे जो ब्लैक एंड व्हाइट आता है ना, वो भी आज फिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सेशन पे। और सभी को मैं नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करता हूं जीएसटी रिफॉर्म 79th इंडिपेंडेंस डे बाय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। 3 पिलर्स की बात कही उन्होंने बोला 3 पिलर्स होने चाहिए, शायद 4 होते और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता। पहला क्या है, क्या कहा उन्होंने जीएसटी के अंदर क्या चाहते हैं वो, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, पहला पिलर। इसके अंदर उन्होंने 3 बातें कही हैं। पहली बात, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करना चाहते हैं वो। क्या होता है दोस्तों, बहुत बार 18% का जीएसटी का इनपुट होता है और मेरा जो आइटम है बेचने वाला वो 5% होता है, तो मैं यहाँ पे 13% फालतू पे कर रहा हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट है नाप तोल का, मेनली उसकी नाप तोल से कमीशन आती है और ज़्यादातर आइटम 2-5% वाले होते हैं जो वो सेल करता है। 2.5 करोड़ का इनपुट पड़ा हुआ है, यानी कि उसकी वर्किंग कैपिटल फंसी हुई है, लॉस में है वो, बहुत बैंकों से लोन ले चुका है। मेरे से बाप पूछते आता है, सचिन जी क्या करो, सचिन जी क्या करो, सचिन जी क्या करूँ, और सचिन जी कुछ नहीं कर पाते। क्यों? इन्वर्टेड ड्यूटी की वजह से 13% का उसको रिफंड ही नहीं मिल पाता, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक आइटम पे रिफंड है। आप इसको ठीक तो करो, लेकिन अलाउ करो साथ में जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन हो, कुछ भी केस हो, चाहे वो जॉब वर्क का हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे वो कमीशन का हो, किसी भी केस के अंदर अगर उसका जीएसटी रिफंड बनता है तो उसको मंथली बेसिस पे जीएसटी रिफंड दो, ताकि क्लाइंट लॉस में ना रहे और बैंकों से लोन ना ले। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन के इश्यूज, एक्साइज के मैटर आज तक चल रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग था, ये नहीं था, इस पर ये लगेगा, इस पर वो लगेगा। ऐसे जब से जीएसटी आया जो 17 से, बहुत सारे ऐसे केस ऐसे हैं जहाँ पे 5% वाला कहता है 18 पे लगेगा, 18 वाले पे कहते हैं 28 लगेगा, 28 वाले पे कहते हैं सेस लग के 40% तक पहुंच जाएगा। आज भी 2017 चल रहे हैं और यकीन मानिए कम से कम 30-35 साल तक जब एक्साइज में चल रहा है पिछले 50 साल से, तो जीएसटी में चलेगा। सरकार ने बोला इसको हम ठीक करेंगे, मैकेनिज्म बनाएंगे ताकि इंडस्ट्री पे ज़्यादा भरोसा हो। ये चीज़ बहुत अच्छी है। अच्छा है, स्टेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कि प्रिडिक्ट कर सकते हो आप, किस लिए, लॉन्ग टर्म क्लैरिटी रहे। अभी सरकार कोई भी चीज़ लाती है, नोटिफिकेशन लाती है, उसके अंदर स्टेबिलिटी और प्रिडिक्शंस में बहुत दिक्कत होती है, सरकार पे भरोसा नहीं होता। आज एक नोटिफिकेशन आया, उसको क्लैरिफाई करने के लिए 5 नोटिफिकेशन और आती हैं। होता क्या है, मैं कुछ ना कुछ मिस कर दूंगा। बीइंग अ प्रोफेशनली भी हर चीज़ हम नहीं पकड़ सकते, हर चीज़ में एक्सपर्टाइज नहीं हो सकती हर समय। नोटिफिकेशन सर्कुलर्स का ध्यान कौन कौन रखेगा, तो सरकार चाहती है थोड़ा सा इसका ध्यान रखा जाए। इसमें वो क्या करें, मेरी राय क्या है, 1 टाइम सर्कुलर नोटिफिकेशन जो भी लाना आपने अमेंडमेंट करनी है बजट में लाए, सिर्फ जो भी लाना है, डेली लाना, हफ्ते लाना, 5-5, 6-6 बार, महीने में 15-15। इनकम टैक्स की अलग, जीएसटी की अलग, कस्टम की अलग, आई जीएसटी की अलग, सीजीएसटी की अलग, एसजीएसटी की अलग। सोचिए, आदमी यही पढ़ के रह जाता है, यार करूँ क्या भाई, मैं काम करूँ। 1 टाइम अमेंडमेंट लाइए, ताकि जो आप लिखा है ना लॉन्ग टर्म क्लैरिटी रहे। तभी रहेगी जब पूरे साल में एक बार अमेंडमेंट हो, जो करनी कर दो, मना नहीं है, बजट पढ़ लेंगे हम, पर डेली बेसिस पे नहीं पढ़ा जाता। अच्छी चीज़ है पिलर 1 में, पर पिलर 1 में अगर सचिन के भी छोटे छोटे 2-3 पिलर जोड़ दोगे तो आपका पिलर और मजबूत होगा। सीए, सिविल, आरटी टैक्स कह सकते हो आप। पिलर नंबर 2, रेट रैशनलाइजेशन एंड रिडक्शन ऑफ स्लैब, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छा। छोटी सी हकीकत भी छुपी हुई है, वही बताऊंगा। सरकार जो जीएसटी के रेट है अभी 0%, 3%, 5%, 12, 18, 28, कुछ जगह सेस मिला के ये कंपनसेशन सेस भी है, 50% तक जीएसटी पहुंच जाता है, 50% जीएसटी तक रेट है। अब सरकार कहती है कि इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करूं, थोड़ा सा आपको डाटा बताऊं। अभी जो फिलहाल आप चार्ट देख रहे हो याला 5%, 12, 18, 28% जो 4 रेट है मेनली, इसके अंदर रिवेन्यू कलेक्शन इस तरीके से है, 8% मिलता है 5% टैक्स स्लैब से। यानी कि अगर सरकार को 100 रुपये मिले हैं, 5% जीएसटी वाले आइटम का जो कंट्रीब्यूशन है वो 8 रुपये है। अगर 100 रुपये सरकार को जीएसटी कलेक्शन हुआ है तो 12% वाले में 7% का रिवेन्यू है, और 18% पे 65%, यानी कि सबसे ज़्यादा रिवेन्यू सरकार को 18%
टैक्स स्लैब से होता है, सबसे ज्यादा कलेक्शन जो होता है। सरकार हर महीने जीएसटी कलेक्शन के रिकॉर्ड तोड़ रही है, हर महीने। पर फिर भी दोस्तों हमें टैक्स पे करने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है बदले में क्या मिलता है। जब मैं सड़क पे जा रहा तो सड़क पे क्या पानी भरा हुआ मिलेगा? हाँ, घर पे क्या 24 घंटे पानी आ रहा है? मेरे को हॉस्पिटल में लाइन लगानी तो नहीं पड़ रही है? बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं जब हम टैक्स पे करते हैं। चलिए अच्छी चीज है, जो आ रही है उसका अच्छा स्वागत करना चाहिए हमेशा, पर कुछ चीजों को ध्यान रखना चाहिए। ये हो गया। अब सरकार क्या कर रही है, ये समझिए। सरकार कह रही है हम अब बनाएंगे 2 स्लैब रेट, 5% और 18%। 5% में 99% आइटम रखेंगे और 18% में 0.5% और एक स्लैब होगा अलग से 40% का, जिसमें 0.5% आइटम होंगे। यानी कि इसमें हो जाएगा एसेंशियल आइटम, जो बहुत जरूरत की चीज है। अभी जरूरत आम आदमी के हिसाब से होगी या सरकार के हिसाब से होगी, ये देखना पड़ेगा एक बार। और 18% में बचे हुए 0.5% आइटम और 40% में 0.5%। अच्छा 40% में कौन, बता दूं एक बार। जैसे आपकी लग्जरी कारें हैं, आज भी इस पे 50% टैक्स है, 28% तो जीएसटी लगता है, 22% का कंपनसेशन सेस लग जाता है। तो जो गाड़ी 1 करोड़ की है, कई बार वो जीएसटी की वजह से 1.5 करोड़ की पड़ती है। तो सरकार कह रही है इस पर अच्छी बात है ये तो, लेकिन यहाँ पे सरकार को थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों कह रहा हूँ ये समझ लीजिए। सरकार की भी एक बैलेंस शीट होती है दोस्तों, ध्यान रखना, और एक P&L होता है सरकार का भी। हर किसी का होता है, एक सैलरी वाले का भी होता है। तो जब सरकार का रिवेन्यू कम होगा किसी वजह से, तो सरकार रिवेन्यू के दूसरे ऑप्शन बढ़ाएगी ताकि उसका P&L मैच रहे और बैलेंस शीट भी मैच रहे। एग्जाम्पल, एक सैलरी वाला बंदा जो 25,000 में सैलरी मिलती है, खर्चा उसका 25,000 रुपये होता है, और अचानक उसकी सैलरी कम हो जाए, 20,000 रुपये हो जाए, तो क्या करेगा 5,000 रुपये के लिए? या तो ऑफिस में अपना ओवर टाइम करेगा, या रिश्वत लेगा, है ना, या बाहर जाके आउटसोर्सिंग में कुछ फ्रीलांसिंग काम करेगा, ट्यूशन पढ़ाएगा। लेकिन 25,000 पूरे करेगा, उससे घर खर्चा पूरा करना है। ऐसे देशवा को भी, मोदी जी को भी, जो रिवेन्यू आना है, जितना कमाना है और खर्चा करना है, उसको तो बराबर करेंगे। तो जीएसटी का जो कलेक्शन है, अगर 5% का रेट हो गया, तो इसका मतलब ये इनका रिवेन्यू कलेक्शन कम हो जाएगा। कहीं ना कहीं से रिवेन्यू सोर्स को बढ़ाएंगे, और यहीं से दिक्कतें शुरू होती हैं। जब से जीएसटी आया हुआ है, सरकार जीएसटी रिवेन्यू कलेक्शन बढ़ाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन देने में दिक्कत है, असेसमेंट में दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें आज भी जुड़ी हुई है जीएसटी से। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब मेरी सजेशन क्या है, एक तो आपको जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है ना, उसका बेस बढ़ाना चाहिए इन आइटमों के साथ भी। आज देश में 150 करोड़ लोग तो हैं, लेकिन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सिर्फ 1 करोड़ है, एक्टिव जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़। तो मुझे लगता है शायद जीएसटी रजिस्ट्रेशन इंडिया में कम है। उसका रीजन क्या बताऊं मैं आपको। जब मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन जाता हूं तो रजिस्ट्रेशन मिलता ही नहीं है। कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता हूं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के ऊपर ना तो गुड्स अलाउ है, ना ही सर्विस अलाउ है। तो कम से कम अगर मुझे कंपोजिशन स्कीम दे रहे हो तो मुझे अलाउ तो कर दो। ये कौन सी कंडीशन है कि सिर्फ दिल्ली में अगर मैं हूं तो मैं दिल्ली में ही सर्विस दूंगा और दिल्ली में सेल करूंगा, बाहर नहीं करूंगा। तो उससे क्या होता है, कई सारे लोग जीएसटी के बिना ही काम करते हैं, और डर रहता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लूं तो कहीं मैं चुंगल में न फंस जाऊं। इस धारणा से लोगों को मोदी जी को बाहर निकालना होगा। ये मोदी जी की ड्यूटी है कि ये समझाएं कि भैया किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, जिससे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन बेस बढ़ेगा। जैसे 12 लाख रुपए की आईटीआर फ्री हो गई है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। कितने सारे लोग हैं जो अपने अकाउंट में कैश जमा कराएंगे या चोरी कर रहे थे, 12 लाख रुपए तक अपने अकाउंट में लाएंगे। जब अकाउंट में लाएंगे उसे कहीं ना कहीं खर्चा करेंगे, एफडी कराएंगे तो बैंक में रहेगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे, देश की इकोनॉमी बूम होगी तगड़ी। समझ रहे हो आप। इसीलिए जब कभी भी कोई चीज होती है तो उसका फायदा इंडायरेक्ट वे में जरूर मिलता है। चलिए आता हूं तीसरा पिलर जो है ईज ऑफ लिविंग। आसानी से रहिए, खुश रहिए। रहने दोगे तो रह लेंगे भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। पहला, रजिस्ट्रेशन 3 दिन के अंदर देने का वादा किया गया है। अखबार का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लगा भी दिया है। जिसका भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आया ना, ये फोटो जरूर लगा देना कि अखबार में मैडम जी ऐसी ऐसी बातें कह रही हैं और आप हमें दे नहीं रहे हो। कितनी दिक्कतें आज की डेट में रजिस्ट्रेशन में बता देना। बीच में इंस्ट्रक्शन भी आई थी कि भैया किसी भी को भी परेशान ना किया जाए, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, मैं भी सीए हूँ। ऐसा नहीं है हर आदमी गलत है, जैसे हर एक प्रोफेशन में कुछ 1-2% लोग हैं, चाहे जीएसटी डिपार्टमेंट हो, इनकम टैक्स हो, वहाँ पे भी 2% 3% ऐसे लोग हैं। थोड़ा सा अगर सिस्टम ठीक हो जाए तो आदमी, जो आम आदमी है, उसका भरोसा बन जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे। अब देखिए क्या होता था, मुझे याद है जब हम वैट करते थे दिल्ली के अंदर, वैल्यू एड टैक्स, जैसे ही रजिस्ट्रेशन करा
टिन नंबर ऑटोमेटिक आता था, यानी कि सेम डे करते ही आदमी अपना काम कर लेता था। अच्छा, दिक्कत क्यों रजिस्ट्रेशन की समझ लीजिए। 100 लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, सरकार कहती है यार फ्रॉड भी होंगे, ये भी वो भी, हमें वेरीफाई करना फ्रॉडिंग का। 5% लोग होंगे, मान लेता हूँ मैं फ्रॉड, सब जगह मिलते हैं, आम आदमी मिलते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी होंगे, जीएसटी डिपार्टमेंट में होंगे, बैंकों में भी होंगे, सब जगह मिलेगा आपको 5% आदमी फेक। चाहे वो सीए हो, डॉक्टर हो, प्रोफेशनल हो, हर जगह हर तरह की वैरायटी है आदमी की। तो क्या 5% वाकई लिए 95% को परेशान करना जरूरी है? यार आप रजिस्ट्रेशन तो दो। आप क्या करो, आपको लगता है कि भैया कहीं सेंसिटिव मैटर है, आप अपना सेम डे विजिट करवा दो। ये 5% ही लोग हैं जिसके से परेशान हो रहे हो आप, अपनी विजिट करवा दो। एक अपना एआई लगाओ अच्छा सा, जो चीज को कैच कर सके, उसकी एज देखो, उसकी वेल्थ देखो, एक सीए से नेटवर्क सर्टिफिकेट मांग लो कि यार इसकी कुछ वैल्यू भी है कि नहीं है, फर्जी तो नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं, मेरे से पूछ लें, जिससे जीएसटी नंबर सेम डे दिया जा सकता है। चलो सेम डे मत दो, मैडम जी ने लिखा अखबार में 3 दिन में देंगे, 3 दिन में दे दो। और साथ में मेरी एक ऑब्जेक्शन और भी है, अगर कोई ऑब्जेक्शन है, कोई भी ऑब्जेक्शन है जीएसटी अप्रूवल को लेके, वो ऑब्जेक्शन हमेशा डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा ही पास होना चाहिए। छोटे लेवल के लोग तरह तरह की चीजें निकाल देते हैं, ये आपका घर है, बिजली का बिल कमर्शियल मीटर में नहीं है। भैया ऐसी कौन सी कंडीशन है कि आदमी अपने घर पे काम नहीं कर सकता? क्या एक आदमी स्टार्ट करने के लिए पहले रेंट एग्रीमेंट बनवाए, 2 महीने का एडवांस दे, रेंट दे, बिजली का बिल दे, कमर्शियल में जगह ले? थोड़ी सी चीज की मुझे लगता है डील होनी चाहिए। किसी भी आदमी को इंडिया के अंदर अपनी जगह काम करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस काम में भी होनी चाहिए। सिर्फ लाल किले पे खड़े होके बोलने से कोई फायदा नहीं है, जब तक एक्चुअल में फायदा ना हो। तो ये पॉइंट भी समझना चाहिए कि कहीं पे भी काम करने में किसी तरह की पाबंदी ना हो। एक चीज बता दूं पॉइंट, जो जीएसटी वाला है, शुरुआत में जब रजिस्ट्रेशन लेता है तब उसको भागदौड़ करनी पड़ती है, सेटिंग करनी पड़ती है, जीएसटी नंबर किस तरह मिल जाए। उसके बाद जब जीएसटी नंबर लेता है, फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की शिकायतें शुरू होती हैं कि भैया इंस्पेक्टर आया था, मेरा जीएसटी सस्पेंड हो गया क्योंकि मैं मिला ही नहीं। सोचिए, वो बेचारा इतनी मुश्किल जीएसटी लिया उसने, उसको मिला नहीं। अरे हर समय दुकान पे थोड़ा बैठा रहेगा कि बोर्ड नहीं मिला, कोई फोन नहीं आया, लोकेशन नहीं मिली, दिक्कत। उसके बाद अगर जीएसटी रिटर्न लेट भरने में टाइम लग जाता है, कई बार जीएसटी नहीं भर पाता, टैक्स नहीं होता, तब दिक्कत। हम आपका जीएसटी सस्पेंड कर रहे हैं, आपने 2 महीने से जीएसटी रिटर्न नहीं भरी है। चलो मैं नहीं भर दी, लेकिन जब मैं बंद करने चलता हूं, बंद करने में भी आफत है। 2-2 साल बाद नोटिस आता है कि हम आपका जीएसटी कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए। मतलब कहीं तो टिको भैया, रजिस्ट्रेशन देने में दिक्कत, फिर प्रिंसिपल प्लेस में दिक्कत, फिर जीएसटी रिटर्न भरने में दिक्कत, साथ में क्लोज करते वक्त तो महाभारत है, बहुत बड़ी सी बता रहा हूँ मैं। क्लोज करने का मतलब ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैंने जीएसटी डिपार्टमेंट से क्या मांग लिया। तो जो 3 पिलर हैं दोस्तों, जो मैंने एनालाइज करा है, ये सही मायने में तभी फायदेमंद होंगे जब आम आदमी को सही में ईज ऑफ लिविंग या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने में हेल्प मिलेगी जमीनी स्तर पर, ना कि पेपरों में और अखबारों में या लाल किले पे खड़े होकर बोलने से। तीसरे पिलर में सेकंड पॉइंट है आपका रिटर्न प्रीफिल्ड, यानी कि वो कह रहे हैं हम रिटर्न को थोड़ा सा आसान बनाएंगे, आपकी जो जीएसटी रिटर्न है वो प्रीफिल्ड होगी। अच्छी चीज है, लेकिन साथ में मेरा मानना ये है कि सिंगल फॉर्म होना चाहिए, सिंगल मैकेनिज्म होना चाहिए। जीएसटी 3B 2A 2B 1 9 9C, इतनी सारी चीजें, और बाद में कहने की गलती होती है, आपस में रिकन्सिलेशन नहीं होती हैं, तो जीएसटी डिपार्टमेंट ऐसे हमारे ऊपर चढ़ जाता है जैसे मैंने इस धरती पे आके, इस इंडिया में आके बिजनेस करके कोई पाप कर दिया। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, सिंप्लीफाइड जरूर करें, प्री फिल से फायदा नहीं है, हम अपना भर लेंगे, सिंप्लीफाई कर दें। आपका IMS 2A 2B, जब से जीएसटी आया है इतने ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट को नहीं पता किस साल में क्या रूल अप्लाई करना है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, करेक्शन का राइट हमेशा दें। कई बार मैं देखा 3B में गलती हो जाती है, 1 में गलती हो जाती है, आप उस फॉर्म को एज इट रखो, सेम रखो, लेकिन उसको चेंज करने का, करेक्शन करने का अगर दोगे तो लिटिगेशन कम होगी। साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चाहे इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, हर साल असेसमेंट होना चाहिए। आपने इस साल भरी है, 1 साल का टाइम ले लो आप करने के लिए, और 2 साल के अंदर अंदर पूरे असेसमेंट को निपटा दो। 5-5 साल 6-6 साल बाद केस लगते हैं इनकम टैक्स में, जीएसटी में, जहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पाता, कुछ चीजें नहीं होती, क्लैरिफिकेशन नहीं होती है, किसी से मुझे कंफर्मेशन लेनी है वो गायब है, बैंक की नरेशन नहीं पता, सब चीजें भूल जाते हैं, कंटेंट चेंज हो जाते हैं, लॉ चेंज हो जाते हैं, फिर आप कहते हो ये नहीं मिला ये दो, वो नहीं मिला वो दो, हम इतनी डिमांड निकालेंगे, मोटी मोटी डिमांड निकल जाती हैं। इनकम टैक्स में इतना परेशान हूं मैं,
कोई कहता है मेरा बैंक बंद हो गया जी, अब स्टेटमेंट नहीं मिल रही है, बैंक ने बोल दिया अब नहीं मिलेगी, आपका बैंक अकाउंट क्लोज हो गया है। क्रेडिट कार्ड क्लोज हो गया, मैं डिफॉल्टर हो गया, स्टेटमेंट नहीं निकल रही है, क्या करूं मैं? सोचिए कितनी दिक्कत है। कैसे पाँच पाँच 6 साल अपने स्टाफ बढ़ाइए, 1 साल में खत्म हो जाएगा, आदमी की टेंशन खत्म। यार पिछले साल निकल गया मेरा, मोदी जी ने कहा था, अब मैं अगले साल आराम से कम कर रहा हूँ, पिछले साल जो हुआ सब खत्म, अब मैं करूंगा। तलवार लटकी रहती है 5 साल 6 साल, अरे 6 साल पुराना केस है, उस पार्टी से बात करनी, पार्टी से लड़ाई हो गई मेरी, कुछ नहीं मिलेगा उससे, तो अब गई भैंस पानी में, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला उन्होंने बोला रिफंड, हम इसको ऑटोमेटेड करेंगे और फास्ट करेंगे, यानी जो रिफंड अप्लाई करते हैं आजकल एक्सपोर्ट वाले या जिन्हें जीएसटी पेड कर दिया, किसी का टीडीएस कट गया, जो भी जीएसटी रिफंड के प्रोसीजर हैं उसमें देंगे। अभी क्या होता है, हम अप्लाई करते हैं, कुछ कमियां आती है, हम जाते हैं इसको दूर कराते हैं, जब जाते हैं तो पता ही है आपको, समझाना पड़ता है अच्छे से, फिर क्या होता है, दिक्कत होती है। उन्होंने बोला फास्ट करेंगे। मेरा मानना क्या ही समझ लीजिए, क्या मैं जब इनकम टैक्स की आईटीआर भरता हूं तो आईटीआर अलग भरता हूं, रिफंड अलग लेता हूं, उस रिफंड के लिए ऑफिसर के पास जाता हूं, डिस्कशन करता हूं? नहीं, सिंगल फॉर्म है, ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है सीपीसी बेंगलुरु से, और मेरे पास रिफंड आया था। सबसे अच्छा काम है अब तक का, मैं सिर्फ बता रहा हूं, आईटीआर रिफंड प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक होना और रिफंड आना। क्या ये काम जीएसटी वाले नहीं कर सकते? ऑटोमेटिक जो हम रिटर्न भरते हैं, 3B भरते हैं, उसमें मैं लिखता हूं, उसी में कॉलमना बना दे 3B में रिफंड, मेरा इस महीने का जो रिफंड है ऑटोमेटिक मेरे पास अगले महीने आ जाएगा 20 तारीख को। 20 को मैं जीएसटी रिटर्न भरूं, 21 को मेरे अकाउंट में रिफंड। क्या होगा उससे? हो सकता है 100 में से 5 लोग फ्रॉड करते हो रिफंड लेने में, ऐसा भी तो सकता है, तभी तो वेरिफिकेशन होता है। भैया इनको बाद में पकड़ लेना आप, लेकिन जो धंधा कर रहा है इतने सालों से, जीएसटी रिटर्न भर रहा है, आप पहली बार उसका असेसमेंट कर लो, 1 महीने करके देख लो कि हाँ जेन्युइन है कि नहीं है, तब दे दो उसको। चलो आपने रिफंड दे भी दिया, क्योंकि फ्रॉड तो अब भी रुक नहीं रहा है, मैकेनिज्म तो है, आप उससे बाद में रिकवरी कर लीजिएगा। पर जो जेन्युइन टैक्स पेयर है 95%, उनको तो आप रिफंड हैंड टू हैंड दो 3B के थ्रू। उसके लिए क्या इतना लंबा टाइम लगाना, 2 साल लगेंगे, रिफंड अप्लाई करो, जाना पड़ेगा, ये कागज दो वो कागज दो, फ्रॉडिंग का है, पैसा ब्लॉक होता है। एक तरफ सरकार का अपना पैसा सरकार के पास फंसा के बैठा हूं, और एक तरफ मैं लोन लेके बैठा हूं। जैसे मेरे क्लाइंट का केस है, 2.5 करोड़ का इनपुट बचा हुआ उसका, फिर बेचारा इस समय कर्जे में है, लोन लेके बैठा हुआ है, और नुकसान हो रहा है ओनली बिकॉज ऑफ जीएसटी का जो इनपुट है उसको उसका रिफंड ही नहीं मिलेगा। कैसा लगा मेरा एनालाइज, कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ, और आप मेरे से क्वेरी तभी पूछ सकते हो, चाहे लाइव या वैसे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करा होगा। और जितना हो सके फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बात मोदी जी ने लाल किले से कही है कि हमें दिवाली पे तोहफा मिलेगा, वो तोहफा एक्चुअल में मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान से कि यहाँ पे ये लिख दिया मैंने 3 दिन में हो जाएगा, वहाँ फास्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। लिखने से नहीं, करने से होगा। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।